गुड मॉर्निंग। इस सुबह की सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आज के सेशन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा है, मैं उसको लेकर कुछ बुनियादी बातें डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में भी यहाँ भी डिस्कस करूंगा कि इसमें जो हमारा पाठ्यक्रम है प्रारंभिक परीक्षा के, उस पाठ्यक्रम से हम क्या समझ सकते हैं, पाठ्यक्रम को हम कैसे तैयार करें, या फिर ओवरऑल कहा जाए कि प्रारंभिक परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करने के लिए एक कोई भी सामान्य जो स्टूडेंट्स है उनको हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए। जैसे मैं जो है अपने अनुभव से, और मेरा अनुभव जो है यहाँ वास्तविक में कहा जाए तो वो लंबे समय से इससे लगातार जुड़े रहने की वजह से हुआ है। 2008 से लेकर के 2013 तक का मेरा यूपीएससी का पूरा जो अनुभव है पढ़ने का विशेष रूप से, और वो भी जो है दिल्ली के टॉप मोस्ट संस्थाओं में। उसके बाद 2013 से लेकर के 2000 अभी तक की जो स्थिति है मेरी, ये उसमें लगातार पढ़ाते हुए, और इसके बाद इसके साथ साथ मैंने जो है एग्जाम्स को भी फेस भी किया है अपने समय में। उसके बाद फिर लगातार एग्जाम्स में किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का हो चाहे वह मुख्य परीक्षा का हो, लगातार इतने समय तक बने रहने के बाद मुझे बहुत मौलिक बातें जो समझ में आती है कि यदि आप अपने एग्जाम को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट हैं, एग्जाम को लेकर स्पष्ट होने का मतलब मेरा सेंस ये है कि यदि अपनी तैयारी को लेकर के आप अपने संकल्प को लेकर के कि आप एक जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, आप डीएसपी बनना चाहते हैं, आपने जो डिसाइड किया हुआ है वो आपका संकल्प है। वो संकल्प जितना मजबूत होगा, आप उसी प्रोसेस में ही उसी गति में ही जो है आप मेहनत करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ होती है इस तैयारी के प्रोसेस में आपका जो है संकल्प कितना मजबूत है, आपका जो सपना है कहीं वो रात को सपना नहीं, वास्तविक में खुली आंखों से सपना देखने की आवश्यकता है जो आप बनना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है सबसे पहली जो बुनियादी आवश्यकता होती है इस यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम, या फिर छत्तीसगढ़ में स्टेट सर्विस एग्जाम सीजीपीएससी की बात कर रहा हूं, उसको निकालने के लिए वह है स्पष्टता। सिलेबस आयोग के द्वारा डिसाइड कर दिया गया है। सिलेबस में जो है दो पेपर है, आप जानते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा की जो है आयोजन किया जाता है। तो सबसे पहले जो है मुख्य परीक्षा में जाने के लिए प्रारंभिक परीक्षा आपको क्लियर करना पड़ेगा। इस बारे में स्पष्टता, स्पष्टता जो है कि सिलेबस में है क्या, सिलेबस में है क्या, इस सिलेबस से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसमें स्पष्ट है या नहीं। जितनी स्पष्ट आप होंगे पूरे सिलेबस को लेकर के, उनके विषय को लेकर के, उनके टॉपिक्स को लेकर के, उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, पुराने वर्षों में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरह से प्रश्न और पूछे जाने की संभावना है, पिछले वर्षों में कितने कट ऑफ गया हुआ है, और आगे संभावनाएं क्या बन सकती है, सरकार की नीतियों में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन आ रहा है या नहीं, या फिर हमारे सिलेबस को किसी प्रकार से जो है रिवाइज करने की प्रक्रिया चल रही है या फिर नहीं। इन सब में स्पष्टता, क्योंकि स्पष्टता ही है जो हमें आधार देगा कि हमें कितनी मजबूती से, कितनी सजग तरीके से मेहनत करने की आवश्यकता है। और करना मेहनत करने की जो जज्बा होना ये बहुत अच्छी बात है, मगर क्या केवल मेहनत करना ही काफी है? मेहनत सही दिशा में, मेहनत सही दिशा में, क्योंकि इस परीक्षा की जो है जो हर एक चरण है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा को हो चाहे वह साक्षात्कार हो, हर एक चरण की अपनी एक समझ की आवश्यकता होती है, उनकी सोच की आवश्यकता होती है, और सभी तीनों चरणों के लिए एक रणनीति की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करने के लिए, जिससे मुख्य परीक्षा में पार्टिसिपेट कर पाए, के लिए मैं दो बातें अभी स्पष्ट किया। पहली स्पष्टता अपनी संकल्प को लेकर के, जितनी मजबूती से हमारा संकल्प मजबूत है हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ दूसरा है मेहनत करने की आपके अंदर जज्बा है, मगर उस मेहनत को सही दिशा और दशा देने की आवश्यकता होती है। उसके लिए हो सकता है या तो खुद आप सक्षम हो या फिर किसी मार्गदर्शक का आप सहायता ले सकते हैं।
यहाँ हो गई। अब वो मार्गदर्शक ही है या फिर आप खुद से अपनी रणनीति बना सकते हैं। आपने सोच मजबूत किया, संकल्प लिया और अपना रणनीति बनाया। और रणनीति जो है ऐसी कोई भूरी बिजली या फिर जो है ऐसा लिपापोती करके या फिर लचीला वाला नहीं। आप बहुत स्पष्ट रणनीति, एक ऐसी रणनीति जो बिल्कुल सटीक हो, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए और साथ में जो मुख्य परीक्षा के लिए जो सोच है उनको मजबूत कर सके। उस रणनीति में उस रणनीति में जो संकल्पनाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फैक्ट्स जो है रटने की नहीं, फैक्ट्स जो है रटने की पद्धति नहीं। बड़ी आप अगर मान लो बड़े एग्जाम से क्लियर करना चाहते हो तो कितने तथ्यों को आप याद कर लेंगे। सभाई के तथ्यों को जो है ऐसे याद करना बहुत मुश्किल है और ऐसा ये सही पद्धति भी नहीं माना जाता। इसीलिए तथ्यों को भी जो है समझ करके याद करने की आवश्यकता होती है। इस प्रारंभिक परीक्षा और साथ में मुख्य परीक्षा जो सीजीपीएससी हो चाहे यूपीएससी को, दोनों के लिए, क्योंकि अब जो नई पैटर्न जिस तरह से जो है आयोग के द्वारा पूछा जा रहा है उसमें केवल एक सब्जेक्ट को केवल वर्टिकल तरीके से अगर आप तैयार करते हैं, केवल वर्टिकल तरीके, वर्टिकल का मतलब ये है केवल अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास ही पढ़ेंगे, उसका संबंध भूगोल से है, उसका संबंध अर्थव्यवस्था से है, उनका संबंध राजनीति और प्रशासन से है। यह अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब यदि इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट की तरह दूसरे सब्जेक्ट के साथ अगर जोड़ के हम नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर मुख्य परीक्षा में हम कैसे करेंगे? क्योंकि मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं वो तो जो है कई अलग अलग विषयों से लिंक्ड होता है। यहाँ आपकी रणनीति में होने चाहिए, हमारी रणनीति इस प्रकार का हो जिससे हम जो जो लक्ष्य बनाए हैं वो स्पष्ट हो जाए और सफल हो जाए। दूसरी हिस्सा रणनीति का। तीसरा हिस्सा जो है वह है हमने रणनीति बनाया, हमने सिलेबस का, पूरे सिलेबस के हर एक कोने को हमने तैयार किया, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का मतलब ये होता है कि सामान्यतः जब हम पीएससी या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बहुत बेसिक्स को क्लियर करने के लिए हम सामान्यतः क्या करते हैं, छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं की बेसिक जो एनसीईआरटी की किताबें कहते हैं या फिर अपने स्कूल का जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का स्कूल का जो टेक्स्ट बुक है उसको भी रिफर कर सकते हैं बेसिक क्लियर करने के लिए। मगर आप सोचिए अगर बेसिक करने में जितना समय लगाएंगे और यही बेसिक्स अगर मान लो कोई अच्छा सा उसी के बेसिस पर जैसा पढ़ा जाता है, जैसा समझा जाता है, बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। बेसिक के साथ साथ जो है उसमें जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट, बेसिक सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेसिक जो फैक्ट्स है, तथ्यों को भी याद करने की आवश्यकता तो पड़ती ही है निश्चित रूप से। मगर तथ्य को कैसे याद करना है, दिमाग में कैसे रखना है, उनको एक मोती की माला के जैसे कैसे पिरोना है, क्योंकि मोतियां तो अलग अलग बिखर जाती है मगर मोतियों को जब माला में गूंथ दिया जाता है तो फिर स्वाभाविक ही उनको किसी के गले में भी लटकाया जा सकता है। वैसे ही तथ्य को अलग अलग याद रखना बहुत मुश्किल काम है, मगर यदि इनको अलग अलग संकल्पनाओं से जोड़ दिया जाए तो इनको याद रखना बहुत आसान होता है। ये क्या हुआ, आपकी कंपोजिट क्लियर कर लिया, रणनीति भी अच्छी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका सेल्फ असेसमेंट का, कि आपने जो अभी इस रणनीति में आपने तैयार किया सब्जेक्ट को, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फैक्ट्स पढ़ लिया, मगर एग्जाम हॉल में कैसे परफॉर्म करेंगे आप? एग्जाम हॉल में तो परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है ना। स्वाभाविक है एग्जाम हॉल में जाकर के हम जो है कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेंगे, क्योंकि तो हमें केवल 2 घंटे का ही मौका देता है और उसमें भी अगर दोबारा को गोला कर दिए तो वो भी तो उसमें कुछ चूक और भूल चूक तो कुछ होनी ही नहीं है, मिलने वाला नहीं है। बेहतर ये है कि हम उस एग्जाम हॉल में जाने से पहले अभ्यास कर ले, पूर्वाभ्यास कर ले। इसीलिए जो है टेस्ट सीरीज या फिर जो क्लास टेस्ट होता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो राज्य आईएएस एकेडमी की जो पूरी रणनीति के जो आधार 3 चीजें बहुत मूलभूत रूप से बेसिक तरीके से, सबसे पहली आपकी संकल्प कितना मजबूत है पूरी इस एग्जाम को लेकर के, आपके पाठ्यक्रम की समझ कितनी है इस एग्जाम को लेकर के, पुराने वर्षों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उनको उस एग्जाम को लेकर के, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, फैक्ट कितने याद है, तथ्य को कैसे याद करना है। ये पहला हिस्सा जो पूरी तरह से हमारी लेक्चर में, हमारी लेक्चर क्योंकि उसमें मैं खुद अपने अनुभव से यहाँ पूरी चीजों को समझाने का प्रयास करता हूँ, साथ में मेरे साथ जो और मेरे जो सहायक जो शिक्षक है सभी अनुभवी है। थ्रू आउट लेक्चर है,
कंप्लीट लेक्चर है। क्लास के द्वारा जैसा लेक्चर हुआ है उसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स, उसके अलावा जो है स्टडी मटेरियल खुद के द्वारा तैयार किया हुआ है, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, इतिहास, भूगोल, सभी सब्जेक्ट की। इसके साथ साथ जो है इसमें दूसरी जो बातें हैं कि आपने एक बार सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद फिर जैसे बताया मैंने, स्टडी मटेरियल भी है और क्लास टेस्ट भी है। तो एग्जैक्टली मैं जो है ये तो अपनी क्लास की रणनीति होगी, और एक अच्छे से जो है एग्जाम निकालने के लिए, चाहे प्रारंभिक परीक्षा, मैं पर्टिकुलर भी प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं, उसको निकालने के लिए रणनीति किस प्रकार की होना चाहिए। तो रणनीति में जो है सबसे पहले तो कि सिलेबस के हर एक कोने को जो है ठीक तरीके से पढ़ लिया जाए। बेसिक बातें, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, और पूरे सिलेबस को अगर ठीक तरह से पढ़ रही है तो फिर प्रश्न तो वहीं से पूछेंगे ना। प्रश्न क्यों नहीं बनेंगे आखिर? जनरली ये कह देते हैं कि प्रश्न जो है नहीं बने, कठिन आ गया, या फिर कुछ और सिलेबस के आउट बाहर से आ गया, मगर वास्तव तो वैसा नहीं है। कठिन नहीं आया है पेपर, हमने अपनी तैयारी को मजबूती से नहीं अंजाम दिया है। हम अक्सर शिकायत करते हैं मगर हम समाधान की तरफ खुद के बारे में सोचते नहीं है। मगर समाधान क्या है? पूरे सिलेबस को ठीक तरीके से पढ़ना। पीएससी ने तो जो है हमें समय बिल्कुल स्पष्ट सिलेबस रखा हुआ है। भारत का राज्य व्यवस्था और संविधान, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था है। चलो पेपर 1 की बात कर रहा हूँ पहले हिस्से में ये। उसके बाद भारत के इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं। भारत की इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है हमारा, भारत का सामाजिक आर्थिक और आर्थिक भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण है, पहले खंड में जहां 50 क्वेश्चन पूछने जाने हैं। दूसरा तरफ हिस्सा देखे, पेपर 1 में भाग 2 की बात करूं तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का है। और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का मतलब उसमें क्या, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, कला संस्कृति, अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था, इनके बारे में। तो ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप एसडीएम बनना है, और आप ये सोचेंगे कोई शॉर्टकट तरीका होगा, तो उसका तो कोई भगवान भी भला नहीं कर सकता। क्योंकि सब बड़ी सफलता के लिए, बड़ी एक कोई अगर मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो उसके कोई शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं है। और आज तक ऐसे इतिहास में कोई भी ऐसा हमें जो है अभी तक आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता जिन्होंने शॉर्टकट तरीके से कोई बहुत बड़ा जो है महल बना लिया हो, बहुत बड़ी इमारत, या फिर बहुत बड़ी सफलता उन्होंने अर्जित कर लिया हो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद से प्रश्न पूछ सकते हैं बहुत मौलिक रूप से, शांत चित होकर के। अगर आप सुबह सुबह इस ठंडी माहौल में अगर प्रश्न पूछेंगे तो आपको जवाब खुद से मिल जाएगा। यह सब तो बातें हुई सिलेबस को लेकर के। अब इसी सिलेबस में जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक होता है जिस पर सामान्यतः हम ध्यान देते नहीं है। सामान्यतः ध्यान देते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, और स्वाभाविक ही अब उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक है वो सिलेबस में वो जो टॉपिक है क्या आप पर ध्यान देंगे? मगर पीएससी वालों को तो ध्यान उससे भटकेगा नहीं, वो तो ध्यान जरूर रहेगा कि हाँ बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो वहीं से प्रश्न बनाएंगे। और दुर्भाग्य से जो है उस सिलेबस के उस हिस्से से प्रश्न बनते हैं। मैं किसी और टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ। पेपर 1 में एक भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति, ये टॉपिक है। उसमें सिलेबस में जो है आप जानते हैं ये, उसमें सिलेबस में हमारे पास में है, सिलेबस में है, सिलेबस है भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन है, कला है, साहित्य है और संस्कृति। ऐसे देखें तो फिर लगता है कि ठीक है, इसका बहुत विशेष महत्व नहीं है हमारी तैयारी की प्रक्रिया में। मगर जैसे मैंने बताया कि अगर सिलेबस का कोई भी एक कोने से भी अगर हिस्सा छोड़ते हैं तो प्रश्न तो पूछे जा सकते हैं ना वहां से, तो हम क्यों स्पेस छोड़ें? और अगर हम स्पेस छोड़ रहे हैं इसका मतलब ये है हम अपनी सफलता को जो है वो संखलु बना रहे हैं। तो क्यों छोड़े? थोड़ी सी तो पढ़ने हैं, थोड़ा ही तो मेहनत है, जान लेना है भारतीय दर्शन क्या है, किस तरह होती है इसमें चीजें, कुछ बेसिक बातें। और प्रश्न बहुत कोई दार्शनिक के रूप में नहीं पूछते हैं, वो बहुत सामान्य बेसिक बेसिक बातों को पूछता है वो। उनको बस थोड़ी सी पढ़ने की आवश्यकता है। हाँ, पढ़ाने वाला मिलना चाहिए, किताब मिलना चाहिए उस तरह का, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें है जो भारतीय दर्शन, इसी को लेकर मैं थोड़ी सी डिस्कस करूंगा, इसमें थोड़ी सी डिस्कस करूंगा भारतीय दर्शन को लेकर के। मोटी माटी जो है कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर भारतीय दर्शन को लेकर के जो है आपकी किस तरह की समझ होना चाहिए और प्रश्न कहाँ से किस तरह से बनाए जाते हैं। ऐसे तो मुख्य परीक्षा में भी जो है हमारे सिलेबस में जो 6 पेपर है, और 6 पेपर में जो पहला कालखंड, पहला जो भाग है उसका, वो भारतीय दर्शन ही है। और भारतीय दर्शन के साथ साथ उसमें जो प्राचीन भारतीय दर्शन और जो समकालीन जो भारतीय दर्शन के साथ उसमें पाश्चात्य दर्शन प्लस धर्म दर्शन भी है। इसके साथ साथ उसमें इथिक्स भी है, ये तो जानते हैं मुख्य परीक्षा में।
अब मुख्य परीक्षा की अगर तैयारी कर रखे हैं आपने तो फिर उतनी बड़ी कोई समस्या नहीं आएगी। मगर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मुख्य परीक्षा की तरफ की चीजों को भी आप ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी तो कोई अलग अलग होती ही नहीं है, ये तो वास्तविकता है। इस बात को हम जितना बेहतर तरीके से समझेंगे उतना ही अच्छा जो है हमारे लिए होगा। तो स्वाभाविक है, अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर भी रहे तो भी हमें मुख्य परीक्षा की चीजों को ध्यान में रख करके प्रारंभिक परीक्षा को हम इस प्रकार से तैयार करें जिससे मुख्य परीक्षा की चीजें भी कवर होनी चाहिए। उसी में यहाँ है भारतीय दर्शन के बारे में कुछ बेसिक बातें डिस्कस करने वाला हूँ। तो थोड़ी थोड़ी बातें मैं बस एक आइडियाज के रूप में है कि हमें किन किन चीजों को जो है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें देखने की आवश्यकता है। प्रारंभिक परीक्षा, और मैं सीजीपीएससी की बात कर रहा हूँ उसमें, और सीजीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में यह। अब देखिए दर्शन के बारे में, भारतीय दर्शन। दर्शन दरअसल जो शब्द है, दर्शन जो शब्द है दरअसल इनको फिलॉसफी भी कहा जाता है। ये तो दो शब्द हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें बहुत बेसिक, इसको पढ़ने से पहले तो कुछ बेसिक बातें यही बातें समझ में आती है कि इस दरअसल दर्शन का मतलब क्या है, दर्शन का अर्थ क्या है। दर्शन का अर्थ जो है भारत में और इस तरफ पश्चिमी जो कहते हैं उसमें दोनों के समान अर्थ नहीं है। अब विज्ञान को लेकर के भारतीय विज्ञान और जो है इस तरफ जो पश्चिम का विज्ञान, ऐसा तो कोई उसमें विभाजन नहीं है, मगर दर्शन में इस तरह का है। और उसका बेसिक कारण है कि दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। पश्चात मतलब पश्चिम की बात कर रहा हूं मैं, और भारत का मतलब भारतीय दर्शन की बात कर रहा हूं। दोनों में दृष्टिकोण में अंतर है। दर्शन जो है अर्थ अगर देखा जाए शाब्दिक रूप से तो पश्चिम में जो है दर्शन को माना जाता है कि यहाँ जो है फिलॉसफी शब्द से बना है, जो बेसिकली जो है फिलॉस, और दूसरी तरफ जो है सोपिया शब्द से बना हुआ है, फिलासर सोपिया। इसका अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, विजडम। इसका अर्थ होता है प्रेम, अनुराग, लव कह सकते हैं ये। तो जिसको ज्ञान से प्रेम हो जाए, ज्ञान से अनुराग हो जाए, मैं ज्ञान नाम के पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्ञान मतलब नॉलेज भी नहीं कह रहा हूं, मैं विजडम की बात कर रहा हूं, मैं विवेक की बात कर रहा हूं। मैं जानने के लिए, ज्ञान का मतलब क्या है, जानना। तो उनको जानने से सब कुछ जानना चाहता है। इस दुनिया को बनाया किसने है, क्यों बनाया, कैसे बनाया, किस लिए बनाया, कब बनाया, बनाने वाले की जो है क्या क्षमता है, उसका स्वरूप कैसा है, यही सब बेसिक बातें हैं। ये दर्शन में पश्चिम में भी इसी तरह की बातें हैं वहां पर ये। और उसके बाद फिर जो है प्रेम, तो जिस बताया मैंने कि इसका मतलब क्या हो गया, ज्ञान से उनका प्रेम हो गया। तो जो पश्चिमी दर्शन का अर्थ क्या है, प्रेम से अनुराग, ज्ञान से अनुराग, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जानना चाहता है। मगर भारत में जो दर्शन का जो अर्थ है, भारत में दर्शन जो शब्द है ये एक्चुअल में संस्कृत के जो मूल धातु है दृश्य, इससे बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, देखना। अब देखने का मतलब तो ये है स्वाभाविक है, जिसमें जो देखने में सक्षम है तो देखते ही है, देखते ही है। मगर मैं कुछ मूलभूत चीजों की देखने की बात कर रहा हूँ। दर्शन का मतलब ये है जिसे कि आप देख रहे हैं, और देखने के लिए स्वाभाविक रूप से क्या प्रयोग करते हैं, आंख से तो देखते ही है। मगर दर्शन में भारत की जो परंपरा है उसमें देखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म्स आंख के लिए प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं चक्षु, उसे बोलते हैं चक्षु। चक्षु कभी कभी जो है इसके लिए जब जब कुछ चीज हम ऐसे देखने लग जाते हैं जिनको हम पहले नहीं देख पा रहे थे, उसी रास्ते पर हम चलते हैं, मगर आज कुछ विशेष देख रहे हैं। सिलेबस के पीएससी के सिलेबस को आप भी आज आज ही रिवीजन में ले रहे हैं, मगर आप पहले जो है जिन चीज को माइंड नहीं कर पाते थे उन चीज को जो माइंड करने लगते हैं, तो कहते हैं अरे आज मेरा प्रज्ञा चक्षु खुल गया, नहीं तो कभी कहते हैं ज्ञान चक्षु खुल गया। तो इसका मतलब ये है कि आप जब कुछ विशेष देख रहे हैं तो कभी कभी कह देंगे प्रज्ञा चक्षु खुल गया, कभी कह देंगे ज्ञान चक्षु खुल गया, और कभी कभी तो जो है दिव्य चक्षु भी खुल जाता है, लोगों को होता है। अब ये तो हुई कुछ बुनियादी बातें, ये तो परिभाषा को लेकर के हो गया। अब उसके बाद दूसरी चीज उसमें, और अब इतने मौलिक बहुत मौलिक बातें हैं ये। अब उसके बाद दूसरी जो बातें इसमें है वहां होता है इसमें कि इस दर्शन को शाखा को लेकर के, दर्शन की शाखा, दर्शन की शाखा का मतलब ये है जो ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी की बात कर रहा हूं मैं। ये ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी का मतलब ये है कि दर्शन के कौन कौन से, दर्शन शास्त्र में किस किस पर्टिकुलर शाखा के अंदर हम पढ़ते हैं ये।
मुख्य रूप से उसमें 3 शाखाएं मानी जाती है। 3 शाखा इनमें से मुख्य रूप से 3 शाखा मानी जाती है। उनमें से पहला जो शाखा है जिसको हम कहते हैं तत्व मीमांसा, जिनको हम कहते हैं तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में मेटाफिजिक्स की बात कर रहा हो भाई ये। और मेटाफिजिक्स में ये फिर चलो तत्व मीमांसा हो गया, और दूसरा हो गया इसमें जो है ज्ञान मीमांसा। दूसरा इसमें जो है ज्ञान मीमांसा, और तीसरा जो है इनको कहते हैं मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा पहला हो गया, तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स है। दूसरा है ज्ञान मीमांसा, इपिक्टोमोलॉजी, इपिक्टोमोलॉजी है। तीसरा जो है मूल्य मीमांसा, एनेक्सोलॉजी है। अब इसमें जो है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा का मतलब यह है कि मूल तत्व क्या है, इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का मूल तत्व क्या है, मूल तत्व कितने हैं, वो मूल तत्व को बनाया किसने है, मतलब सृष्टि के बारे में, जगत के बारे में, उस जगत को बनाने वाले के बारे में, इस जगत के स्वरूप के बारे में। इसी को जो है इसमें कुछ शाखा उनके हिस्से के रूप में इनको जो है सृष्टि मीमांसा कहा जाता है। सृष्टि मीमांसा कहते हैं ये जगत के बारे में। जैसे कि आचार्य शंकर ने कह दिया जगत कुछ नहीं और माया है, बस एक ही सत्य है। वहां क्या है, ब्रह्म ही सत्य है। ये पूरी दुनिया जो हम देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आसपास के लोगों को देख रहे हैं, पहाड़ नदी झील झरने सब कुछ देख रहे हैं, वो सब माया है। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य शंकर जिनको हम शंकराचार्य कहते हैं वो कहते हैं सृष्टि मीमांसा। उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा होता है इनमें ईश्वर मीमांसा। ये ईश्वर के बारे में ही विचार करते हैं, ईश्वर कैसा है, ईश्वर का स्वरूप कैसे है, वो उसने उनकी गुण और बहुत सारी चीजें उनकी है, वो ईश्वर के बारे में दूसरा हिस्सा हो गया तत्व मीमांसा में। तीसरा जो होता है इनमें, तीसरा जो होता है इनमें, इस पर सृष्टि मीमांसा हो गया, ईश्वर मीमांसा हो गया, और उसके बाद तीसरा जो होता है इनमें वो सृष्टि ईश्वर। उसके बाद फिर इसमें जो है एक हिस्सा इसमें ले सकते हैं हम, इसमें धर्म दर्शन भी लिया जाता है कभी कभी। तो इस प्रकार से ये हो गया इसके बारे में। उसके बाद फिर ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा पूरी तरह से बताया मैंने जो है कि ज्ञान को लेकर के है। अब ज्ञान को लेकर के बहुत सारी बातें इनमें है। उसके बाद वैसे जो है मूल्य मीमांसा। तो मूल्य मीमांसा में जो है दो चीज होता है, दो चीज उसमें। एक होता है एथिक्स, जिनको हम कहते हैं मतलब नीति शास्त्र, और हमारे सिलेबस में जो है उस तरफ जो सत्यनिष्ठा और उसमें जो आचरण के जो नियम है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, वो सब इसी का हिस्सा है, वो नीति शास्त्र का हिस्सा है, मुख्य परीक्षण जो है वो। इसके बाद एक और इसमें होता है, वहां होता है सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र का मतलब ये है कि सुंदरता के बारे में, सुंदर के बारे में। सुंदर क्या है, सुंदरता किसमें है, देखने वाले की आंखों में है या फिर जिसको हम देख रहे हैं उसमें है, इन सब के बारे में। तो ये बेसिकली जो है मोटी मोटी क्या है, दर्शन शास्त्र की उनकी शाखा है, दर्शन की शाखा है ये। ठीक, यहां हो गया। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इस भारतीय दर्शन का विकास कैसे हुआ, मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं। भारत में दर्शन का विकास क्रम, भारत में दर्शन का विकास क्रम। अब देखो भारत में दर्शन के विकास क्रम को अगर हम समझे, ये बिल्कुल इतिहास के जैसा ही है, मगर हम यहाँ पर इतिहास की बातें नहीं कर रहे हैं, उसमें से कुछ बातें हम दर्शन की निकाल रहे हैं। और यदि हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर इतिहास, अगर थोड़ी सी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतिहास की है तो दर्शन को भी समझना बहुत आसान हो जाता है, या फिर दर्शन भी अगर समझ आ गया तो फिर इतिहास भी समझ में आएगा। राइट। तो अब तो भारतीय दर्शन के विकास क्रम अगर देखें तो उसमें सबसे जो पहला क्रम है, मतलब पहले कालखंड की बात कर रहा हूं मैं, और पहले जो कालखंड है वो है वेद और उपनिषद का कालखंड है। वेद और उपनिषद का कालखंड है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो कालखंड है भारतीय दर्शन का, वो प्रारंभ होता है वेदों से। अब वेदों का मतलब ये हुआ कि सबसे प्राचीन जो दर्शन, प्राचीन जो हमारा जो वेद है वो ऋग वेद है, और ये पूरी स्थापित सत्य है, ये पूरी स्थापित सत्य है ये।
लगभग यहाँ कहा जा सकता है कि पश्चिमी तो दर्शन बहुत बात का है। जो थेल्स नाम का जो है, ये फिर उसके पहले कोई दर्शन था ही नहीं पश्चिम में। और जो मैं थेल्स जिनकी बात कर रहा हूँ वो 600 BC के आसपास में, जिसमें भगवान बुद्ध जो है उस तरफ वैदिक और वैदिक दर्शन और उपनिषद दर्शन के विरुद्ध जो है अपनी दार्शनिक विचार रख रहे हैं उस समय में। और उसके पहले कम से कम भारत में तो 1500 साल पहले तो भारतीय दर्शन का शुरुआत हो चुका था। वो ऋग्वेद, मूल जो बातें हैं वैदिक और उपनिषदीय दर्शन में, उसमें वेद में, तो वेद का मतलब कितना, 4 वेद। 4 वेद है, जानते हैं, बच्चे बच्चों को पता है। और 4 वेद में जो है इस तरफ ऋग्वेद है, और सामवेद है, और अथर्व यजुर्वेद है, और उसके बाद फिर अथर्ववेद। ठीक, ये सब मोटी मोटी बातें जो है, ये मैं पूरी पूरी बातों नहीं लिख रहा हूँ, बस एक आइडियाज बताने चाहता हूँ कि एक्चुअली इस दर्शन को समझने का तरीका क्या हो सकता है। ये तो जैसे मैंने बताया कि पहले पहले जो बेसिक, जो उनके डेफिनेशन, उनका जो बेसिक जो मीनिंग है वो देख लिए आपने। उसके बाद फिर आपने आपने उसमें जो है जो उसके जो मेन ब्रांचेस है उनको देख लिए आपने। अब उसके बाद फिर क्या, इस दर्शन का विकास किस तरह से हुआ है। तो दर्शन के विकास क्रम में पहला जो खंड है, वहां खंड क्या है, इस तरफ वेद और उपनिषद का। अब स्वाभाविक है कि इस वेद और उपनिषद में किसकी किसकी दर्शन, किस तरह की दर्शन है। तो हमारे सिलेबस में अगर देखें तो इसमें ब्रह्म के बारे में बात कर रखा है। ब्रह्म के बारे में, वेद में ब्रह्म का विचार क्या है, वेद में आत्मा का विचार क्या है, उसमें ऋत का विचार क्या है। अब प्रश्न ये पूछते हैं वेद में ब्रह्म के बारे में क्या विचार है। अब चूंकि इसमें बहुत सारे, ब्रह्म की तो बहुत बाद में है, मगर उसमें बहुत सारे देवताएं हैं, देवता की स्तुति करते हैं। इसके लिए उन्होंने वेदों की जो ऋग्वेद उसमें ऋचाएं हैं, उन्हीं ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, उनको लयबद्ध कर दिया गया, सामवेद बन गया। उसके बाद फिर जो है उसमें कुछ कर्मकांड भी जुड़ गए, यजुर्वेद बन गया। उसके बाद फिर जो है और जो कुछ अनार्य तत्व थे, जो उस समय आके मूल लोगों की जो है कुछ मान्यताओं को उसमें सम्मिलित कर लिया गया, तो अथर्ववेद बन। तो ये तो हुआ बुनियादी रूप से, मगर उसके बाद धीरे धीरे इस वेद से चलते हुए आगे जब बढ़े तो उसमें जो है कुछ नए ग्रंथ, जिनको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। हालांकि इस ब्राह्मण ग्रंथ में जो है कोई दार्शनिक जो विचार है वो नहीं है, मुख्यतः कर्मकांडी ही है। मगर उसके बाद, इसके बाद एक और ग्रंथ जानते हैं, वहां है अरण्यक। अरण्यक में जो है कुछ कर्मकांडी पक्ष है, और साथ में उसमें कुछ दर्शन के भी कुछ मूल विचार है। ये इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे जो है सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है, भारत की दर्शन जो है विकसित हो रही है। और यही जो है उपनिषद में आकर के तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। उपनिषद ऐसा तो कहते हैं कि कुल मिलाकर 108 उपनिषद है, मगर मुख्य रूप से उसमें अगर देखें तो 10 या 12 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। उसमें जो है मुंडक उपनिषद है, कठोपनिषद है, इस उपनिषद है, केन उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ कि वेद से चल करके हम कहां तक पहुंच गए, उपनिषद तक। और भारत की दर्शन की अगर बात करें तो मूल रूप से देखा जाए, मतलब मैं उसमें वैदिक दर्शन की बात कर रहा हूँ, वैदिक दर्शन की परंपरा में उसमें उपनिषद ही है जिसमें वो मूल दर्शन निहित है। और इसके साथ साथ अब वहां से हम आगे बढ़ते हैं, अब उपनिषद से आगे बढ़ेंगे तब उसमें हमें जो है दूसरा जो हिस्सा मिलता है विकास क्रम में, वहां है महाकाव्य काल। महाकाव्य का देखो, इस तरह मैंने वेद और उपनिषद की बातें कह दिया है ऑलरेडी। उसके उसके अंदर क्या है, मैं उसकी डिटेल बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक मोटी मोटी बातें। ये तो ठीक है, हमारे लेक्चर का एक पहला एपिसोड है, उसके बाद फिर और धीरे धीरे करके हम इस पर और लगे, अगर इस पर और आगे बढ़ेंगे तो फिर वो बाकी सब चीजें स्पष्ट हो जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा तो अभी फरवरी 26 में होनी है, तो उस समय तक तो चीजों को आसानी से कवर किया जा सकता है। ये बस ये कि लगातार साथ बने रहने की आवश्यकता है। और महाकाव्य काल, महाकाव्य भारत में जानते हैं एपिक्स है, इसमें एक रामायण और दूसरा जो है महाभारत। रामायण के बारे में जो है जानते ही है, वाल्मीकि कृत रामायण। और महाभारत, जिनको जो है कहते हैं कि वेद व्यास ने जिनकी संकलन किया। अब महाभारत की संकलन का मतलब ये हुआ कि इसी महाभारत का ही हिस्सा माना जाता है श्रीमद् भगवत गीता। इसका मतलब ये हुआ कि इसी महाकाव्य काल में जो है भगवत गीता की भी रचना हुई है, श्रीमद् भगवत गीता। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर गीता दर्शन का विकास हुआ, यहां पर जो है गीता दर्शन का विकास हुआ।
गीता दर्शन का मतलब ये हुआ कि उसमें भगवान कृष्ण जो है वो कई प्रकार का मतलब ये है कि एक तो मोक्ष की उसने अवधारणा तो स्पष्ट कर दिया। उपनिषद में जो मूल बातें हैं वो सब के सब कहते हैं कि इस गीता में है। इसीलिए भारत की जो है सामाजिक परंपरा में और धार्मिक परंपरा में गीता का बहुत विशेष महत्व है। इसीलिए भारत की जो प्रधानमंत्री अगर विदेश जाते हैं तो फिर वो सबको गीता जो है भेंट करते हैं। अब गीता दर्शन में उसमें मोक्ष के लिए जो है भगवान कृष्ण जो है कहते हैं कि उसमें तीन तरह के मार्ग बना दिया उसमें। ज्ञान का मार्ग तो पहले ही स्थापित था, फिर कर्म के मार्ग बना दिया, उसके बाद उसने भक्ति के मार्ग स्थापित कर दिया। तीनों बातें यहाँ पर। अब प्रश्न वही पूछते हैं हमें, उसमें कर्म है तो निष्काम कर्म की बातें। अब उसमें अब भगवत गीता में जो है एक अध्याय 2 है, उसमें 47वां श्लोक है, उसमें कहते हैं कर्मंडे बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। देखो देखो हमारे एग्जाम में भी ये है, उसी में जो है हमारे पास में एक स्वधर्म है। स्वधर्म मुख्य परीक्षा का हिस्सा है हमारा। स्वधर्म का मतलब क्या है? सामान्य प्रश्न ऐसे पूछते हैं मुख्य परीक्षा में ये। उसमें जो है उसमें जो है सद्गुण सदोगुण सदगुण सदगुण, उसके सतोगुण कहते हैं, उसके बाद फिर एक रजोगुण भी कहते हैं और एक तमोगुण कहते हैं। ये बुनियादी तत्व है, प्रकृति के बुनियादी गुण है, बुनियादी गुण है ये। अब स्वाभाविक है जिस किसी व्यक्ति में अगर मान लो जो है इसमें सतोगुण की अगर ज्यादा उसकी मात्रा है, रजोगुण की मात्रा थोड़ी कम है, या फिर इस तरफ अगर मान लो इस तरफ वो तमोगुण की मात्रा कम हो गई, तो कहते हैं कि बहुत विशेष प्रकार का व्यक्ति। मतलब तीन मूल तत्व है प्रकृति के, रजोगुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। इससे जो है व्यक्ति इनसे इनसे जो है व्यक्ति को जो जो स्वभाव निकलता है, जो उनके जो है जो उसके स्वरूप जो आते हैं, उसी कहते हैं स्वधर्म। इसके साथ साथ इसी गीता दर्शन में जो है एक स्थिति प्रज्ञा, वहां भी मुख्य परीक्षा का हिस्सा है हमारा। देखो मुख्य परीक्षा में कुछ नहीं है, वो हम जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली बुनियादी रूप से प्रारंभिक परीक्षा में उनको बस लिखना है ठीक तरीके से पढ़ करके। उसके साथ साथ इसमें जो योग के बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्चुअल में जो है भारत के दर्शन की विकास क्रम का एक दूसरा हिस्सा हो गया। अब उसके बाद तीसरे हिस्से के रूप में भारतीय दर्शन की विकास में जो है तीसरे हिस्से के रूप में, तीसरे हिस्से के जो रूप में है उसमें बहुत सारे दर्शन का हिस्सा है यहाँ। और यहाँ से अगर देखा जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत की जो दर्शन है उसमें, भारत की दर्शन की परंपरा में एक नई चीज जुड़ गया। क्योंकि यहाँ पर जो है जो पुराने जो वैदिक और उपनिषदीय दर्शन था उसका यहाँ पर एक उसका विरोध के स्वरूप में एक नई और दर्शनों का विकास हुआ, नई दर्शनों का विकास हुआ। तो ऐसा समझ सकते हैं 3 नंबर और 4 नंबर को हम एक साथ देख सकते हैं। 3 नंबर का मतलब ये है जिनको हम यहाँ से दो भागों में बांट सकते हैं। एक दो चीज जो समझ में आता है, एक अक्सर पूछते हैं, एक आस्तिक और दूसरा कहते हैं नास्तिक, जिनको कहते हैं नास्तिक। ये दर्शन के स्वरूप भी होते हैं ये। तो आस्तिक और नास्तिक क्या होता है, इसके बाद तीसरे में ये इसमें जो है आस्तिक दर्शन या फिर नास्तिक दर्शन। चलो इसमें नास्तिक दर्शन की पहले अगर बात कर दूं मैं, तो नास्तिक में जो है इस तरफ देखा जाए तो 3 दर्शन माने जाते हैं। इसमें एक तो बौद्ध दर्शन है, इसमें जैन दर्शन है और उसके बाद होता है इनमें चार्वाक दर्शन। इसके साथ साथ जो है इसमें सूत्र साहित्यों से जो है चौथे कालखंड में इसमें सूत्र ग्रंथ या फिर कह सकते हैं इसमें जो छठ दर्शन जिनको कहते हैं इनका विकास हुआ। अब छठ दर्शन का मतलब ये हुआ इसमें सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है ये, मीमांसा दर्शन है ये। मीमांसा का मतलब पूरी मीमांसा, उसके बाद फिर वेदांत दर्शन है ये, चरवाक दर्शन ये। तो ये एग्जैक्टली कहा जाए तो ये छठ दर्शन इसमें से ये मोटी मोटी ये। तो ये तो हुआ ये प्राचीन दर्शन है हमारा ये। इसके बाद फिर आगे चल करके जो है जो अभी जिनको हम कहते हैं समकालीन दर्शन, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इसके बाद चौथा कालखंड में अगर देखेंगे, हालांकि बीच बीच में और भी कुछ दार्शनिक है। आचार्य शंकर है, शंकर के बाद फिर रामानुजम है, वल्लभाचार्य है, निम्बकाचार्य है और अचिंत्य महाप्रभु है। ऐसे और भी इसमें हमारे सिलेबस का हिस्सा है।
उसके बाद फिर जो है इसमें और आगे बढ़ जाएंगे, तब उसमें हमारा समकालीन दर्शन। समकालीन दर्शन, अब समकालीन दर्शन में जो है जो मुख्य परीक्षक हिस्सा है वहां से, अब मुख्य परीक्षक में समकालीन दर्शन में हिस्सा का मतलब ये हुआ, उसमें गुरु नानक के जो है सिख दर्शन है, उसके कुछ सामाजिक उनके मौलिक विचार है, उसमें गुरु घासीदास के विचार है, वल्लभाचार्य के विचार है, इसमें बस स्वामी विवेकानंद के है, फिर अरविंद का है, इसके बाद फिर इसमें महात्मा गांधी का, और उसके बाद फिर जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये मोटी मोटी बातें हैं। देखो, ये मैं आपको कोई स्पेसिफिक कोई पढ़ाने के हिसाब से ये बातें नहीं कह रहा हूँ, बस मैं एक आइडियाज चीजों को देखना कैसा है, किस वे में है। ये पीएससी की तैयारी की प्रक्रिया में जो है हमें किस तरह से काम करने की आवश्यकता होती है, मैं कुछ कुछ बुनियादी बातें मैं डिस्कस करते रहूंगा। ये तो छोटी सी आज की सेशन हुआ, अब इसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम कुछ मोटी मोटी बातों को और डिस्कस करेंगे, ये और डिस्कस करेंगे। ये आज के लिए यहाँ लेक्चर जो है हमारा यहीं। थैंक यू।